नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं आप सभी लोगों के सामने। जी हाँ, आज बहुत इंतजार के बाद जो एग्ज़ाम हम दे रहे थे, कौन सा, जेईई मेन। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने भी लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, पहला अटेम्प्ट था, 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। शायद ये 4 अटेम्प्ट अपने कोविड की वजह से मिले हैं, कुछ आपको चॉइसेस भी मिली थी, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर एग्जाम खराब भी गया है। ये एनालिसिस किन बच्चों के लिए है? ये एनालिसिस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2021 में एग्जाम दिया है। 2021 के वो मार्च अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट को भी देने वाले हैं। उनके लिए भी ये एनालिसिस बहुत लाभकारी होगी। बहुत सधे हुए शब्दों में, बहुत कम शब्दों में और जल्दी से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। ये एनालिसिस उन सभी बच्चों के लिए भी होगी जो बच्चे आने वाले वर्षों में जेईई मेन देने वाले हैं। तो हाँ, बने रहते हैं हम इसी एनालिसिस के साथ और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब करे। और फिर से एक बार बता दूं आपको कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनके भी नंबर अगर कम आ रहे हैं, कितने नंबर के बाद आपको क्या करना है, ये मैं एनालिसिस के एंड पे बताऊंगा। पहले इस एनालिसिस को समझते हैं कि इस बार का पेपर कैसा रहा। उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है जो अगले अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया आपको मिलेगी और आपको परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करनी होगी। तो मेरे हिसाब से ये एग्जामिनेशन एक सीख के लिए भी था और अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे चलते हैं। जेईई मेन एनालिसिस कर रहे हैं अपन फरवरी अटेम्प्ट 2021 की। अगर अपन बात करें तो कितने बच्चों ने दिया, 6.52 लाख बच्चे करीब करीब इसमें हुए। कई लोग इसे 22 लाख बच्चे भी मान रहे थे, जो कि अखबारों में शायद आपने पढ़ा भी होगा, पर वास्तविकता में वो एक ही बच्चे ने जिन्होंने 4-4 बार भरे हैं, उनके हिसाब से वो संख्या बढ़ गई है। खैर, हम आगे चलते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सेंटर्स कितने थे, टोटल सिटीज़ कितनी थी, ये ठीक है, आपको अपनी सिटी से मतलब है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। पर ये आपको बताता है कि कितने बड़े स्तर का ये एग्जामिनेशन होता है, जिसका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, पूरी दुनिया में बहुत नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि भाई क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 11th में, हाँ कितने, किसमें, 11th में, 11th की अगर अपन क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल पेपर, तो 11th पोर्शन से 40% सिलेबस आया है। और वापस पीछे चलते हैं, 11th पोर्शन से 40% सिलेबस आया है और 12th से कितना आया है, 60%। पर कई बार बच्चे इस बात को मिसकंसेप्शन मान लेते हैं कि सर इसका मतलब 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, ये 11th से जरूर 40% पेपर आया है, पर आप ये मान के चलिए कि 12th में जो 60% सिलेबस से पेपर आया है, इसमें करीबन 25 से 30% सवाल ऐसे हैं, बल्कि 20 से 25% कम से कम सवाल ऐसे हैं जिनमें 11th के चैप्टर्स का भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है। इसलिए 11वीं को अपन नजरअंदाज कर दें, ऐसी मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अपने को 11th को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी 12th को देनी है, बल्कि 11th का बेस अगर अच्छा होगा तभी अपनी 12th की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन रहा। अगर अपन बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हमारी पूरी टीम ने आज पूरे, जब से आंसर कीज आई हैं, कल रात से पूरी टीम लगी हुई है, अभी भी रात हो चुकी है। हो सकता है आपको मेरा वीडियो बहुत रात को अपलोडेड मिले, क्योंकि यहाँ पूरी टीम लगातार लगी हुई है। इस मंच के माध्यम से मैं पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दिन रात वो लगे रहते हैं ताकि आपको सही सॉल्यूशन दे सके। मैं बीच में अपनी आपको एक बात भी बता दूं कि कई सवाल ऐसे हैं जिनमें बच्चों को एम्बिग्यूटी है, वो लगातार हमें फोन भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें इसमें क्लेम करना चाहिए। जो हमारी आंसर की में आपको लगे कि आंसर की मैच हो नहीं हो रही है, उनमें आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर सही हैं ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ मिस्टेक्स करी हैं। इंटीजर को लेके भी कुछ बच्चों के मन में शंकाएं हैं कि सर मान लीजिए 56.25 है और इंटीजर टाइप दे रखा है। वो सारी बातों की संभावनाएं जो भी हैं वो हमने अपनी आंसर की के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करा है। आंसर की के लिंक्स आपको हमारी नीचे वेबसाइट पे जरूर मिल जाएंगे, उन्हें जरूर देखिए। अगर ये एनालिसिस चार्ट जो आप अपने भविष्य के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, जो आने वाले समय में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो सब बच्चे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने बात करी कि भाई 52% फिजिक्स इजी, 44% मीडियम और 4% डिफिकल्ट। केमिस्ट्री की बात करें 31%, 56%, 13%।
मैथमेटिक्स में बात करें 32%, 51%, 17%। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो ओवरऑल में फिजिक्स थोड़ी सी इस बार हर साल के अपेक्षा थोड़ी सी आसान रही, पर केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे रहते हैं वैसे ही रही। फिजिक्स में भी बहुत आसान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने थोड़े थोड़े से कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल सवाल डाले थे, थोड़ी कैलकुलेशन बनिस्पत पिछले ईयर्स के पेपर के थोड़ी कम थी। चलिए आगे चलते हैं। भाई फिजिक्स का पेपर अपन कैसा कह सकते हैं, इजी एंड एनसीईआरटी बेस्ड अपन कह सकते हैं। उन बच्चों को बहुत फायदा हुआ, जैसा कि हमेशा कहते हैं कि भाई केमिस्ट्री में पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। हमेशा हम कहते हैं, केमिस्ट्री वाले इस बात को ज्यादा जज्बे के साथ कहते हैं, पर हम हमेशा से कहते आए हैं फिजिक्स के लिए भी कि एनसीईआरटी पे पूरा ध्यान दीजिए। इस साल जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, उनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। पूरे साल हम कहते रहते हैं एनसीईआरटी पे फोकस करिए, लास्ट मोमेंट तक भी पढ़िए। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स का ही अध्यापक हूं, तो आप सभी लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़िए, और एनसीईआरटी की लैब मैनुअल्स भी आती हैं, आप उन्हें भी पढ़िए। आपको जरूर जेईई मेन के आने वाले 3 अटेम्प्टों में आपके अनुसार, आपकी आशाओं के अनुरूप आपका रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अपन कैसा करें, देखते हैं। ये बात कर दी क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपन ने बात करी 11th और 12th की। अगर अपन बात करें कौन से सब्जेक्ट की, फिजिक्स की। अब बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। सब्जेक्ट वाइज पे अपन थोड़ा सा आ गए हैं। हालांकि डिटेल एनालिसिस आपको हमारे एक्सपर्ट्स भी और बताएंगे अच्छे से, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि भाई क्लास वाइज 51%, क्लास वाइज 49%। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन रहा, किसमें, फिजिक्स में। थोड़ा पोर्शन 11 से ज्यादा आया, पर 12 से लगभग बात करें तो 51 और 41 इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये दोनों बिल्कुल लगभग बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर था, बराबर सा पेपर था। अगर अपन बात करें फिजिक्स की, तो टॉपिक वाइज हमने उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो 6 टॉपिक्स में अपन उसको बांट दिया है। मेनली 5 टॉपिक्स हैं, कुछ अदर्स जो कि मिक्सड सवाल थे उनके बारे में बात करी गई है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। टोटल जो अपने सवाल हैं उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो 27 और 17 सवाल इन दोनों से अपने को मिले। कौन कौन से लेवल में, इजी और मीडियम में। इजी और मीडियम में अपने को 27 और 17 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से 44 क्वेश्चंस मिले अपने को टोटल। अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें मैकेनिक्स, जो कि काफी पूछी जाती है, इस बार भी पूछी गई 63, ये आती है अनुभव और प्रैक्टिस से। इसमें कितने भी सवाल कर लें फिर भी हमेशा ऐसा लगता है कि हमसे सवाल नहीं हो रहे हैं, बच्चों को हमेशा डाउट रहता है। पर फिर भी अपन ध्यान दें कि अगर अनुभव और प्रैक्टिस आपने ले ली तो आप जरूर, दोनों एक ही साथ वैसे आते हैं, बट अगर आपने अनुभव और प्रैक्टिस दोनों का एक समावेश बना लिया तो आपके लिए मैकेनिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये डरने का विषय नहीं, मैकेनिक्स डरने का विषय नहीं, समझने का विषय है। खैर मैं फिजिक्स का अध्यापक हूं, इसलिए बार बार अपनी भावनाओं में बह जाता हूं, वापस ट्रैक पर आता हूं, एनालिसिस कर रहा हूं ओवरऑल पेपर की। आगे सुनते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का काफी अच्छा इस बार अपना कंट्रीब्यूशन रहा। अगर अपन बात करें तो 12 सवाल थे कुल मिलाकर। मॉडर्न फिजिक्स अपन बात करें तो कुल मिलाकर कंट्रीब्यूशन रहा 17। थर्मल फिजिक्स, जो कि अपन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन रहा 16। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स और हीट में अध्यापक का रोल है, पर अध्यापक से ज्यादा बच्चे की प्रैक्टिस का भी बहुत रोल है। ऐसे दोनों टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा चिंतन, मनन और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर परिणाम आप पाएंगे। और इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही एक मूल मंत्र है। और क्या इनसे बहुत सवाल आते हैं? हाँ आते हैं, आपके सामने हैं। अदर्स कुछ सवाल 19 और 9 जो अदर टॉपिक से आते हैं, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनका भी अपने आप में बहुत योगदान रहता है। कुल मिला के अगर बात करें तो 28 सवाल यहां से मिले। तो ये पूरी की पूरी रूपरेखा थी फिजिक्स के बारे में कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहा, ताकि आप ये समझ पाएं कि किस चैप्टर को हमें ज्यादा करना है और कम। फिर बोल दूं, ये पहले वाला स्टेटमेंट जो भी मैंने बोला ये गलत है। आपको अगर जेईई मेन क्लियर करना है, एनआईटी के पास पहुंचना है, टॉप एनआईटी में पहुंचना है, तो आपको हर एक चैप्टर के हर एक बारीक फॉर्मूले की हर एक बारीकी याद होनी चाहिए। बहुत डीप तक जाने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको पूरे चैप्टर और पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे चलते हैं। अगर अपन बात करें केमिस्ट्री की, 37% आया 11 से, और बचा हुआ परसेंटेज यानी कि 63% आई 12 से। फिर से कह दूं कि 11th लगता कम है, पर 11th का बहुत बड़ा बेस 12th में ही होता है। केमिस्ट्री का हर साल लगभग ऐसा ही मिला जुला असर रहता है। आगे चलते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अगर अपन देखें तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल हमेशा ज्यादा आती है, इस बार भी ज्यादा ही दिख रही है। पर ये इनऑर्गेनिक बहुत ही सुंदर चीज है भाई। ये जो 54 सवाल आपको दिख रहे हैं ना, ध्यान दें, जो आगे एग्जामिनेशन में देने वाले हैं। फिजिकल करने में समय लगेगा, सवाल ज्यादा आते हैं, पर अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक याद है तो करने में कोई समय नहीं लगेगा।
टिक लगाया, सही समय लगा मात्र 10 सेकंड, नंबर आए 4। फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या मैथ्स में ऐसा हो सकता है कि आप समय लगाएं 3 मिनट और नंबर आए -1 कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। पर अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूरी याद है तो आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड और 15 सेकंड में 4 नंबर लाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर इस अटेम्प्ट में आपके नंबर आए हैं कम तो आपको ध्यान देना है कि हमें रोज सुबह उठकर अपनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को रोज रटना है। मैं बोल रफ्तार में रहा हूं पर बातें सारी काम की हैं और आ रही हैं अनुभव से। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर से आप सभी लोग मुझे जानते भी हैं इसी विषय पे, उसके बारे में मैं भी बात नहीं कर रहा हूं। आज अपन काम की बात कर रहे हैं। फटाफट से इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में 31.66% अपना आया है। 11 से 12 से आया है 68%। इसी तरीके का बैलेंसिंग हमेशा से भी रहती है। हालांकि इस बार थोड़ा सा 11 का पोर्शन कम नजर आ रहा है। मैं हर साल ऐसे ही एनालिसिस करता हूं पर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, पर जो भी है वो आपके सामने है। इसी तरीके का लगभग पैटर्न हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले अटेम्प्ट्स में भी होगी। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि मैथ्स में आपको यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 12th वाले पोर्शन में है उनमें सब में आपको, या आपकी जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस है उस पर आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहा, जो 6 मेजर हिस्सों में बांटा गया, देखिए ध्यान से। वो है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर और मिसलेनियस, जो कि जेईई मेन टॉपिक अलग से आपके कराए जाते हैं। 60-10 ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा हिस्सा कम रहा, अलजेब्रा बहुत ज्यादा पूछा गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 29, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस देखिए 62 सवाल हैं आपके पूरे 6 पेपर्स में से। ओके सर, बात एकदम क्लियर है। वेक्टर से आए 6 सवाल, कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, आने वाले अटेम्प्ट में ज्यादा हो सकते हैं। अगर मिसलेनियस जो जेईई मेन के स्पेशल टॉपिक हैं जो कि जे एडवांस में नहीं है, कई बार बच्चे उनको छोड़ देते हैं, सोचते हैं हम जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जेईई मेन पार पाना बहुत आवश्यक है। क्यों, अभी आखिरी में आपको बताऊंगा। ये अपनी एनालिसिस है किसकी? मैथमेटिक्स की। मेरे हिसाब से अपने तीनों सब्जेक्ट की अपने एनालिसिस कर ली है, थैंक यू भी लिखा आ गया है, पर मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ जरूर करना चाहता हूं। क्या? पहली बात, अगर ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, जो पहली बार 12वीं के साथ दे रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे तो इस बार सिर्फ 80% नंबर आए, अरे सर मेरे तो सिर्फ 50% नंबर आए, अरे सर मेरे तो सिर्फ 30% नंबर आए। तो याद रखना कि जब दूसरी बार एग्जाम दोगे तो आपके साथ एक बहुत बड़ी चीज होगी। पता है वो बड़ी चीज क्या है? जब आप दूसरी बार अटेम्प्ट दोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ी चीज आपके साथ होगी। बताओ क्या होगी? मैं बताता हूं क्या होगी, जो जीवन में आपको सफल जरूर बनाती है अगर आपने उस बात पर ध्यान दे दिया। वो बात पता है क्या है? वो बात है अनुभव। क्या है? अनुभव। तो अब आप एक्सपीरियंस हो गए हो, इसलिए अगले अटेम्प्ट में डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अच्छे से एग्जाम देंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं। जो एनालिसिस करी है उसको काम से करें, बिल्कुल अपने दिल में बैठा लेंगे और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। आंसर की भी अच्छे से मैच करेंगे। अगर एग्जाम में कम नंबर भी आए हैं तो अपनी गलतियों से सीखेंगे, आगे वाले अटेम्प्ट पे ध्यान देंगे। जिन बच्चों के 180 से ऊपर नंबर आ रहे हैं उन सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जेईई मेन और जे एडवांस की तैयारी 50-50% करें। अब कैसे कैसे करें? 50-50%। जिनके 180 से कम नंबर हैं वो अपनी पूरी जान झोंक दें। किसके लिए? अगले जेईई मेन अटेम्प्ट के लिए, और पूरी तैयारी करें जेईई मेन की। जिनके नंबर आ रहे हैं 270 से ऊपर, उनसे मैं कहूंगा कि वो अपना 80-90% ध्यान जेईई एडवांस की तरफ फोकस कर लें। हालांकि ऐसे कम ही बच्चे होंगे, पर मेरे को सभी के लिए बात करनी चाहिए, इसलिए फिर से एक बार जो 270 से ऊपर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब जेईई एडवांस की तैयारी करें। जो 180 से लेकर 270 के बीच में हैं वो 50-50% दोनों की तैयारी करें, और जो 180 से नीचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की तैयारी करें। और घबराएं नहीं, क्योंकि अगली बार जो सबसे अच्छी चीज आपके साथ होगी वो होगी अनुभव। तो मेरी बातों के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। हमारे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में भी मोशन परिवार के साथ जितना आप सब लोगों ने प्रेम बनाए रखा है वो वाकई हमारी टीम को बहुत मनोबल उसका बढ़ाता है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। हमारा अस्तित्व सिर्फ बच्चों के प्रेम की वजह से है। हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत काम के वीडियोज़ आपके साथ आते रहें।
आज की तारीख में हमने 3-4 चैनल भी अपने बना रखे हैं ताकि जेई के बच्चे अलग उसको देख सकें, नीट के बच्चे अलग देख सकें, हमारा जो फाउंडेशन डिवीजन है 6 to 10 उसके बच्चे भी उसको अलग से देख सकें, और मेन चैनल जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो तो काम का है ही। चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए। मैं आपका अपना नितिन विजय आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू।